आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आवाज आ रही तो कमेंट कर दीजिए, नहीं आ रही तो भी कमेंट कर दीजिए। अजीत जी, सोली शुक्ला जी, पूजा जादव जी, स्वाति, अमिता, सभी का स्वागत है। आवाज आ रही है बेटा? आ रही? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको लिखने के लिए। क्लास में सभी तैयार रहिए। राजेश पाल, मनोरमा, स्वाति, सभी का स्वागत है। अजीत जी कहाँ चले गए भाई? तो सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है बेटा ना? क्लियर तस्वीर दिख रही है? तो कल की क्लास को हम सभी आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास जो हमारी थी, गुड इवनिंग राजू जी। जो हमारी दोस्त कल की क्लास थी, हम पुरा पाषाण के बारे में बात कर रहे थे। पुरा पाषाण काल की जो सबसे प्रारंभिक अवस्था है, निम्न पुरा पाषाण या पूर्व पुरा पाषाण काल पढ़ा हमने। आज हमारे यहाँ जो अगला चरण प्रवेश करेगा पुरा पाषाण काल का, है ना, जिसे कहते हैं मध्य पुरा पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ेंगे मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है दोस्त? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। मध्य पुरा पाषाण काल। तो ध्यान रखिए, हमने कल भी आपसे शेयर किया था कि जितने भी ये युग डिसाइड किए गए, ये अपने विशिष्ट औजारों के कारण डिसाइड किए गए। जी जी मनोरमा जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। पर डे कोई ना कोई लिख दिया करे, हालांकि एक दिन फॉल्ट हुई, बाकायदे सही है सर। तो अजीत सिंह जी, लग रहा है आज आपका पहला दिन है बेटा। तो देखिए, ये जो मध्य पुरा पाषाण काल की कल्चर है, गुड इवनिंग सुष्मिता जी, राजेश पाल जी, गुड इवनिंग। इसका जो समय है बेटा, लगभग 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक माना जाता। लगभग 1 लाख बीसी वर्ष से 40,000 बीसी वर्ष तक माना जाता है, और इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम इसकी खोज, इसकी जो सर्वप्रथम खोज थी, इस चरण की सर्वप्रथम चरण है क्या? हथियारों का। सर्वप्रथम खोजकर्ता एच.डी. सांकलिया महोदय थे। एच.डी. सांकलिया, इन्होंने 1955 इन्होंने 1955 एडी में गोदावरी नदी घाटी स्थित नेवासा, ध्यान रखना, नेवासा का स्थल है, नेवासा स्थल को मध्यपुरा पाषाण काल को, मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल, इट मीन्स मॉडल, प्रारूप स्थल घोषित किया। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि सबसे पहले मध्य पुरा पाषाण काल कॉन्सेप्ट इंडिया में किसने खोजा, तो एच.डी. सांकालिया महोदय ने यहां से विशेष प्रकार के औजारों की खोज की थी। निवासा स्पेशली है कहाँ, ये महाराष्ट्र में। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। तो यहां से स्पेशली हथियारों की प्राप्ति हुई है, जिसे जिसे जो है नेवासियन कल्चर कहा जाता है। अजीत यादव और अजीत सिंह दोनों लोगों का स्वागत है भैया, आप हमारी नई क्लास में। राजेश पाल, नहीं आता तो पढ़िए टाइम लगा के ना बेटा, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए बार बार। कोई बात नहीं समझ आ रही पूछिए। लिखने के लिए क्लास आप आराम से ऐप को खोलकर लिख सकते हैं राजेश पाल जी, घबराइए नहीं। जैसे मैं अब इस चैप्टर को खोला हूं या कल 3-4 दिन से पढ़ा रहा हूं, इसमें जो चीजें न समझ में आए कमेंट करिए, पूछिए। लेकिन ये सोचिए कि हम एक अक्षर लिख के खड़े रहें तो इससे पढ़ाई नहीं होगी बेटा, है ना। आप नोट करिए आराम से ऐप खोल कर, दोबारा परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप पूछिए। अब देखिए जैसे इसमें निवासा, निवासा इस स्थल माने पहला खोजा गया स्थल है जहां से स्पेशल औजारों की प्राप्ति हुई है। अब ये स्पेशल औजार हैं क्या, फलक, बेधनी, है ना, सल, फलक संस्कृति, इसीलिए इन्हें कहा जाता। फलकों की प्रधानता के कारण इसे फलक संस्कृति एच.डी. संकलिया साहब ने ही कहा, फलक संस्कृति एच.डी. संकलिया ने कहा। इस युग में फलक, फलक पतले पतले पत्थर हैं, फलक, ब्लेड, ये ब्लेड आप रियल ना समझ लीजिए, पत्थर हैं पतले पतले। फल इस युग में फलक औजारों, फलक औजारों की अधिकता की, इसी कारण इसे सांकलिया ने फलक संस्कृति का, फलक संस्कृति का। ठीक बेटा, खुश रहिए अजीत जी, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए अजीत जी। और एक अजीत सिंह भी दिख रहे हैं भाई, तो अजीत सिंह जी आप भी अपना परिचय दे दीजिए, कहां से हैं आप लोग। अजीत यादव जी भी बता दें, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। थोड़ा गहराई है यहाँ, समझने की बात है। तो मध्य पुरा पाषाण काल स्पेशली फलक औजारों के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे फलक संस्कृति उद्योग भी कहते हैं। स्पेशली एच.डी. संकलिया साहब ने इसे अपने स्तर पर नाम दिया। इसके अलावा इसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया। जैसे इसे मध्य पुरा पाषाण काल किसने किया था, कहा था, तो मध्य पुरा पाषाण काल नामकरण बी.एन. मिश्र ने दिया। बी.एन. मिश्र द्वारा इसे मध्य पुरा पाषाण काल नाम दिया गया, नामकरण। और भी लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे एच.डी. संकालिया ने आपने क्लियर कर दिया। इसे नेवासियन कल्चर कहा, के.डी. बनर्जी। नेवासियन, नेवासियन संस्कृति, इसे के.डी. बनर्जी ने कहा।
अब निवासियन क्यों कहा? क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल नेवासा है, तो नेवासा से निवासियन हो गए। इसके अलावा जीसी महापात्र ने इसी को मध्य पाषाण काल कहा और इसमें सल्क फ्लैट भी पाए गए। एके घोष ने इसे सल्क संस्कृति का भी समय कहा। सल्क, सल्क एक प्रकार का औजार है बेटा, इसे फ्लैग कहते हैं, है ना। सल्क संस्कृति इसे कहा, तो सल्क संस्कृति किसने कहा था? तो मैं आपको बता दूं, ए के घोष साहब ने इसे सल्क संस्कृति कहा था, है ना। जबकि अब इसी में एक नाम और जोड़ दूं, मैं क्या जोड़ दूं? जीसी महापात्रा ने इसे क्या कहा? तो जीसी महापात्रा साहब ने मध्य पाषाण युग का इसी को, जबकि ये मध्य पाषाण एक्चुअल में नहीं है, मध्य पाषाण अभी आगे आएगा, तो ये जीसी महापात्रा का स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से जैसे इसे फलक संस्कृति के नाम से संकलिया साहब ने कहा, बीएन मिश्र ने निवासियन संस्कृति कहा, एके घोष ने सल्क संस्कृति कहा, मध्य पाषाण युग कहा जीसी महापात्रा ने। तब आ जाएगा राजेश पाल जी, बिल्कुल मत घबराइए बेटा। नहीं बेटा, पहला है ना, तो पहला निवासी है निसील। अजीत यादव जी बेटा ध्यान से दी, वहां से भी मिला, चंदौली से भी मिला, लेकिन पहले की बात है ना, जिसके आधार पर इसका नाम लिखा गया निवासियन, तो पहला आपको फलक औजार यहीं से मिला, है ना। तो आपको इस नाम से करना पड़ेगा, है ना बेटा। इसके अलावा आपको कल ही पढ़ाया कि चिरकी निवासा शिविर उद्योग कहा जाता था। इसके अलावा मोस्तारी कल्चर, मोस्तारी संस्कृति भी इसी से लगा हुआ। बीएन मिश्र ने मध्य पुरा पाषाण लूनी उद्योग का। आ रहा समझ में? आइए आइए श्री जी, कैसे हैं? देखिए दोस्तों, क्लास शुरू करने में थोड़ा सा ध्यान से उतर गया। आज भारतीय इतिहास का काला दिवस मनाया जा रहा है। श्री जी को देखते ही याद आया मुझे, भारतीय इतिहास में 14 अगस्त के दिन भारत माता के 3 टुकड़े किए गए। एक माने भारत माता के 2 टुकड़े अलग करके पूरी धरती को 3 भाग में बांट दिया। एक भारत हो गया, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक जो है पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस तरह से 3 भाग हो गए। तो 3 टुकड़े करते हुए अंग्रेजों ने, जो कि सदियों से अखंड रहा, चाहे आप प्राचीन भारत की बात कर लीजिए, प्राचीन काल की, जब पूरी हमारी दक्षिण भारत की संस्कृति कहते हैं, आर्य संस्कृति को भी देख लीजिए, संगम संस्कृति को देख लीजिए, सभी, है ना, सभी लोग जानते हैं कि अखंड राज, चाहे अशोक का काल रहा हो, गुप्तों का काल रहा हो, आगे चल के जितने भी राजा हुए, प्रयास पूरा रहा। आप पूरे अफगानिस्तान तक हमारी एकता कायम रही, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा जहर बोया भारतीय समाज में, है ना, कि वह टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिया और ऐसा भाग बांटा कि कभी समझौता न होने वाली स्थिति पैदा हो गई। तो ये हमारे लिए विभीषिका था। तो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस विभाजन के दिन जो मुस्लिम लीग द्वारा आंदोलन चलाया गया था, है ना, विभाजन करो भारत छोड़ो, है ना, विभाजन करो भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया था, उसकी परिणति देश का विभाजन रहा। ठीक है, ये हमारा विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के तहत सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया और अंततः हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए, भयंकर त्रासदी हुई,
है ना, कई जगहों पर उल्लेख किया गया है कि वहां की ट्रेनों में डेड बॉडी काट कर भर के भेजी जाती थी, फिर प्रत्युत्तर में इधर से भी डेड बॉडी काट कर भेजी जाती थी। तो ये बड़ा विभीषिका था, वो हृदय विदारक दिन था कि भूला नहीं जा सकता है। कभी फिल्मों के माध्यम से, कभी चित्रों के माध्यम से जब ये हमें दिखाने का प्रयास किया जाता है तो रूह कांप जाती है। तो भैया ये विदेशी पाश्चात्य वाले अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर देंगे। रूस यूक्रेन को भिड़ा देंगे, इजराइल ईरान भिड़ा देंगे, भारत पाकिस्तान भिड़ा देंगे। वर्तमान समय में अमेरिका पाकिस्तान की पीठ ठोक रहा है कि लड़ बेटा हम तेरे साथ। अभी तक चीन पाकिस्तान की पीठ ठोकता था। तो भैया बड़ी राजनीति खतरनाक स्थिति में होती है और अंग्रेजों ने कर दिखाया, हमारे ही टुकड़े कर। जो देश के सभी शासकों ने कितनी भी विषम परिस्थिति रही हो एकजुट रखने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने बांट बांट के कई पार्ट कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत सही है। बिल्कुल 16 अक्टूबर 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के तहत सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसका परिणाम बहुत भयानक था और वही विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया। उम्मीद कर सकते हैं हम सभी कि एक तो देश उस रूप में नहीं हो सकता जैसे पहले कभी था, लेकिन सद्बुद्धि अगर आ जाए दोनों तरफ, माने बांग्लादेशियों को पाकिस्तानियों को, तो हम यूके जैसा जरूर बना सकते। भैया यूके चार देशों का यूनाइट रूप ग्रेट ब्रिटेन हो सकता। आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और एक और है यार, मेरे टंग पे नहीं आ रहा, वो चारों मिलके एक हो गए। तो हमारे यहां भी प्रशासनिक सिस्टम ऐसा बन सकता। एक यूनाइट सेंटर बना लीजिए और बांग्लादेशियों को अलग प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दीजिए, पाकिस्तानियों को अलग दे दीजिए, लेकिन सेंट्रल एक हो जाए तो जैसे कभी था, तो निश्चित हमारा पुराना गौरव वापस आ। तो विभाजन विभीषिका दिवस आजादी की पूर्व संध्या पर एक बड़ा ही दुखद दिन रहा कि मां भारती के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और ऐसे बीज बोए गए कि वह आज भी चुभ रहा, कांटेदार बीज है। चाहे उधर बांग्लादेश में हमारी विपक्षी सरकार, जबकि हमने ही बांग्लादेश को बनाया, आज वहां पर एंटी इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है ना, और पाकिस्तान में तो लगातार वही कैंपेन चल रहा। ठीक है, वेल्स, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया अजीत यादव जी, बहुत शानदार। मैं यार टंग पे मेरे नहीं आ रहा था। वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, थैंक यू, बहुत अच्छा अजीत जी, है ना। तो कहने का मतलब ये चार यूनाइट होकर रह सकते हैं। और यार मजेदार बात बताऊं, आप सभी लोग तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, फ्यूचर में सभी शिक्षक बनेंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं कि जरूर बनेंगे शिक्षक आप। इतिहास विषय को ऐसा मेंटेन करूंगा ना कि कहीं से कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, अभ्यास भी बहुत कराऊंगा। तो बेटा ध्यान से सुनो, ये जो पश्चिमी यूरोप के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, अमेरिका, ये सभी दो विश्व युद्ध लड़े, सभी दो विश्व युद्ध लड़कर आज क्या नाटो बना लिए, ईयू बना लिए, करोड़ों लोगों को मारकर खुद ही यूनाइट होकर संगठित हो गए, ईयू बना लिए, यूरोपीय यूनियन, इन्हीं के बीच में विश्व युद्ध हुआ था। इतिहास सभी पढ़े हो यार। अमेरिका सब में घुसा रहा, आज सब में बड़ी अच्छी दोस्ती है। ये वही अमेरिका है जो विश्व युद्ध भी कराता है, जापान पर परमाणु बम से हमला करता है ना, सब कुछ करता है और आज सबका मित्र भी बना हुआ है ना। और हम एक ही मां भारती की संतानें रहने वाले तथाकथित बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, यहां तक कि अफगानिस्तान में भी पूरी तरीके से हमारी सनातन और बौद्ध संस्कृति का केंद्र रहा, वैदिक संस्कृति का केंद्र रहा, सबको चौपट करके रख दिया और ऐसा जहर बोया, ऐसा भिड़ाया कि हम कभी यूनाइट होने की बात तो दूर की है ना, शांति से रह नहीं सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, ये जहर घोला। तो इस बात को समझने की जरूरत है देश के नागरिकों को और तीनों देशों के नागरिकों को समझने की जरूरत है।
धर्म एक तरफ गौड़ कर दीजिए। धर्म जीने की संस्कृति है, धर्म को किनारे छोड़ दीजिए, धर्म की बात ही मत करिए। लेकिन मां भारती की तो बात करिए, जहां से सभी उत्पन्न हुए हैं, सभी भारत मां की संतान है। अरब कंट्री, देखिए इतिहास के स्टूडेंट हैं, आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा। कोई किसी भी धर्म का समर्थक हो सकता है, हमको इससे लेना देना नहीं है। हम मां भारती का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है। अरबियन कंट्री के लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को दोयम दर्जे का मुसलमान कहता है मूल मुसलमान है ही नहीं, सब कन्वर्टेड है। फिर भी यहां रहने वाला मुस्लिम अपने आप को कट्टर मुस्लिम बताने का प्रयास करता है। तो समझने की जरूरत है इस माइंड गेम को। दुनिया क्या गेम कर रही है हमें भड़ाने के लिए। और अब तो सीधे स्पष्ट दिखने लगा है कि राजनीति कैसे वर्ल्ड लेवल पर हो रही है, कि भारतीय कभी एक होने ही ना पाए, कभी जाति पे लड़े, कभी धर्म पे लड़े, कभी एक होने ही ना दो। इतने टुकड़े कर डालो इनके कि ये कभी एक यूनाइट होकर आगे बढ़ने ही ना पाए। अखंडता की बात ही बड़ी दूर है। लेकिन हम बौद्धिक वर्ग को, हम शिक्षक वर्ग हैं, समाज का आईना हम ही से दिखेगा, क्योंकि हम ही जब जागरूक बनाएंगे तभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा देश। और सभी समझकर नवयुवकों की नई पौध तैयार करेंगे, नया बीजारोपण करके नई पौध तैयार करके देश को यूनाइट करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि हमारे विचार से आप सहमत होंगे। हो सकता है वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा मंतव्य एक है कि यहां धर्म जाति सबको हटाकर मां भारती की एकता की तरफ ध्यान दें। यूरोप, अमेरिका मिलकर हमें भिड़ा रहा, हमारे यहां कैंपेन चला रहा है, जा रहा है एंटी राष्ट्रवाद। ब्राह्मणों को अन्य से लड़ाना, क्षत्रियों को अन्य से लड़ाना, यादवों को अन्य से लड़ाना, पूरी तरीके से इसे कैंपेन दिया जा रहा है कि कभी भारत यूनाइट न होने पाए, भारत की अपनी एक समग्र संस्कृति का विकास न हो पाए, जिसे हम भारतीय संस्कृति कह पाए, यूनाइट न हो पाए। ये पूरा कैंपेन चल रहा है और इसकी जड़ें आप खोजेंगे तो विदेश से निकलेगा। आप देखिए राजनीतिक दल कैसे लड़ते हैं हमको इसका मतलब नहीं है, लेकिन देश को कैसे भिड़ाया जाता है स्पष्ट रूप से हमें दिखने लगा है। हम शिक्षक होने के नाते इस लेवल पर हम आ चुके हैं। लगभग 25 वर्ष से इतिहास पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, चयनित करा रहा हूं, चयनित हूं, तो ये जिम्मेदारी दिखने लगती है एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि नागरिकों को थोड़ा थोड़ा जागरूक किया जाए। तो हमारे विचार आपके सामने हैं। हो सकता है आप में ही सारे लोग न हमसे, हमारे विचारों से मैच करते हो, स्वतंत्र हैं आप सभी, लेकिन जो हमारी बात थी मन की वो हमने आपसे शेयर कर दिया। जितना हमने इतिहास को मथ कर निकाला था वो हमने आपके सामने, लगातार हमने देखा है पास्ट से हमें भिड़ाया गया, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय, कभी जाट हिंदू, इस तरीके से भिड़ा। ठीक भैया, तो चलिए हम थोड़ा विभाजन विभीषिका दिवस इसलिए चर्चा किया कि शहीद हुए देश के लोगों की कुर्बानी याद कर लिया जाए, है ना। लता मंगेशकर जी का यह जो गाना है, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा आंख में भर लो पानी। तो ये मात्र देश की आजादी के लिए नहीं, विभाजन के दौरान भी बहुत से लोग कुचले गए, है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप सभी ने मेरे विचार सुने। आगे बढ़ा जाए बेटा। चलिए बढ़ा जाए आगे। ये हमने आपको आज इनका नामकरण बताने का प्रयास किया दोस्त। फलक संस्कृति, निवासियन संस्कृति, ये क्लियर हो गया। चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा ये नामकरण आपके सामने है, ठीक है बेटा। अब हम थोड़ा सा और आगे आपको लेके जाएंगे। संयुक्त रूप से इस कल्चर को फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति के भी नाम से जाना जाता। फलक ब्लेड स्क्रैपर
स्क्रैपर संस्कृति, ठीक है दोस्त, के नाम से भी किसे जाना जाता है? मध्य पुरा पाषाण काल, है ना। इसके अलावा इसे मुस्टेरियन कल्चर भी कहा जाता है। मुस्टेरियन कल्चर, मुस्टीरियन या मुस्टीरियन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के उपकरण यूरोप के मुस्टीरियन, यूरोपीय संस्कृति से समानता, ध्यान रखना, यूरोप की ये मुस्टीरियन कल्चर इसी प्रकार की कल्चर से मैच करती है, तो इसे ही मुस्टीरियन कल्चर भी कहते हैं। ठीक है भैया, आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़े। राजेश जी क्लियर हो गया यहां तक? राजेश जी यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए, नोट पॉइंट, बीएन मिश्र ने राजस्थान के लूणी नदी, लूनी या लूणी, लूनी या लूणी नदी घाटी से इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त किए थे जिसे लूणी उद्योग कहा गया। ये ध्यान रखना, इसे ही लूणी उद्योग भी कहते हैं, यही वाला, है ना, ये कोई अलग नहीं है, ध्यान रखना, लूणी उद्योग यही है, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। एक बात और बता दूं जरा सा, अब इसमें कुछ चीजें और जोड़ दूं कि इस काल के अन्य प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो इस काल के अन्य प्रमुख स्थलों में आपको बताऊं, देखिए अन्य स्थल, मेन तो आपने देख लिया, अन्य स्थल तो आपका ये भीमबेटका भी है, भीमबेटका एमपी, इसके अलावा यूपी में आपके चकिया है वाराणसी वाला, वाराणसी, चकिया, सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर, सिंगरौली मिर्जापुर, ये दोनों यूपी के हो गए, यानी ये दोनों कहां हो गए? यूपी में चकिया और सिंगरौली भी इसके स्थल हैं। बिहार में सिंहभूम पलामू, सिंहभूमि पलामू, ये बिहार में हो गए, ठीक है, ये सभी स्थल यहां पाए गए। ठीक है, अब आइए इस संस्कृति के प्रमुख औजार, मध्यपुरा पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख औजार, कौन कौन से खास औजार इस संस्कृति में रहे, उनके भी नाम लिख लें एक बार यार। जैसा बार बार आपको मिला फलक,
फलक को ही इंग्लिश में ब्लेड कहते हैं, ब्लेड है ना, बेधनी छेद करने वाली, इसे क्या कहते हैं, पॉइंट्स, माने छेद करने का पॉइंट्स बनाने वाली। बेधक पेचकस जैसा, बेधक को इंग्लिश में कहते हैं बोरर, बोरर बेधक हो गया छेद। खुरचनी खुरपी जिसे कहते हो, खुरचनी फ्लैक्स से बनी खुरचनी, है ना। ये सभी इसके प्रमुख औजार। अच्छा, ये सभी अब उससे क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्च, जैस्पर और फ्लिंट से बनाए गए थे। यह औजार क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट वाले तो पूर्व पुरापाषाण काल के थे। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर चर्ट, जैस्पर, चर्ट, जैस्पर एवं फ्लिंट, फ्लिंट आदि पत्थरों से निर्मित थे। ध्यान रखना, क्वार्टजाइट पत्थर किसमें प्रयोग हुआ था, पहले ही पढ़ा चुका हूं, पूर्व पुरापाषाण में। पूर्व पुरापाषाण में कौन से पत्थर प्रयोग हुए थे, क्वार्टजाइट, जबकि मध्य पुरापाषाण काल में चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट का प्रयोग हुआ। जी जी जी, हथनोरा राजू सिंह जी कल ही पढ़ाया बेटा, कल क्लास आपने नहीं लिया था। एमपी होशंगाबाद में, एमपी नर्मदा नदी घाटी होशंगाबाद में हथनोरा है, जो आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है ना, तो याद आया। जी राजेश पाल जी, बिल्कुल, मुगल सराय से चंदौली वहीं पास में है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। ये रहा आपका मध्य पुरापाषाण काल। अब हम बात करेंगे उच्च पुरापाषाण का। नेक्स्ट, तीसरा, जो पुरापाषाण काल की तीसरी अवस्था, उच्च पुरापाषाण काल, है ना। इसी के बाद आ जाएगा मध्य पाषाण का। इसका समय 40,000 से 40,000 बीसी वर्ष से 10,000 बीसी वर्ष माना जाता है। ठीक है, अब इसे स्पेशली क्या कहते हैं, फलक एवं तक्षणी कल्चर, फलक एवं तक्षणी संस्कृति, माने फलक औजार इसमें बड़ी मात्रा में प्रयोग हुई, फलक औजारों की अधिकता के कारण। फलक क्या था, ब्लेड, फलक ही तो ब्लेड था, माने इसकी अधिकता आ गई। फलक एवं तक्षणी संस्कृति माने ब्यूरिन, तक्षणी संस्कृति, है ना, इनके औजार अधिक रहे। तक्षणी किसे कहते हैं, ब्यूरिन को। ब्यूरिन एक तरीके से छेद करती है, ब्यूरिन। फलक संस्कृति या इसे ही चाकू संस्कृति का नाम दिया गया, क्योंकि पतले पतले औजार चाकू संस्कृति के नाम से इसे जाना गया, क्योंकि ये पतले पतले पत्थरों से बनाए गए, है ना, पतले पतले पत्थरों से इन्हें बनाया गया था। तो ये विशेष करके ध्यान रखना। और इसे यूरोप की मैग्डेलियन संस्कृति से जोड़ा जाता है ना। उच्च पुरापाषाण काल यूरोप की मैग्डेलियन कल्चर, मैग्डेलियन एक जगह है फ्रांस में,
मैगडेलियन संस्कृति। मैगडेलियन क्या? यूरोपीय मैगडेलियन संस्कृति से इसे समानता। तो कौन सी कल्चर मैगडेलियन संस्कृति कहलाती है? तो आपका सीधा आंसर होगा उच्च पुरापाषाण काल। इसकी खास बात क्या है? ब्लेड प्रधान, यही ब्लेड, इसी को फलक कहिए या हिंदी में ब्लेड कह दीजिए, माने पतले पतले पत्थर जिसे चाकू जैसा कहते हैं, इसीलिए इसे ब्लेड प्रधान। इसी को तक्षणी या गिरमिट भी कहते हैं। इसे एक नाम इसका गिरमिट है, बढ़ई प्रयोग करते हैं गिरमिट का, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो उच्च पुरापाषाण काल फलक संस्कृति या ब्लेड प्रधान संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि इसी की इसमें प्रधानता पाई जाती है ना। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं, इस काल की प्रमुख विशेषताएं, आइए इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं? प्रमुख विशेषताएं तीन चार बातें हैं इस कल्चर में, तो उसे हम यहीं ले लेते हैं, है ना। प्रमुख विशेषता में क्या लिख देंगे? पहली चीज, नए चकमक उद्योग की स्थापना, न्यू फ्लिंट इंडस्ट्री, माने चमक वाले औजार। नए चकमक उद्योग, माने ये औजारों से मतलब है फ्लिंट औजार, उद्योग की स्थापना, माने फ्लिंट उपकरण चमकदार, प्रज्ञमानो, प्रज्ञावान नहीं प्रज्ञमानो, दिमाग वाला, होमोसेपियंस, इसी युग में का उदय होता है। हड्डी के बने औजार, हड्डी के बने औजार एवं उपकरण तथा हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा, ये दोनों कहां से मिले? मिर्जापुर, लोहदा नाला क्षेत्र। ये हड्डी की बनी, ये मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिली? लोहदा नाला क्षेत्र, मिर्जापुर, यूपी। ये इसी काल का माना जाता है, और कहते हैं कि इसी काल में चित्रकला के भी साक्ष्य दिखाई देने लगते हैं। ये मैगडेलियन कल्चर फलक आधारित कल्चर है, और इसे ही सबसे ज्यादा माना जाता है ना। और हड्डियों के बने उपकरण कुरनूल और मुचतल्ला से प्राप्त हुआ। ये कहां से मिला? कुरनूल, कुरनूल एवं मुचतल्ला जगह है आंध्र प्रदेश में। मुचतला, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से प्राप्त, ध्यान रखना। लोहदा नाला क्षेत्र मिर्जापुर से हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा, और हड्डी के औजार और उपकरण कुरनूल और मुचतला आंध्र प्रदेश से माना गया है। ध्यान रखना बेटा, यहीं से सर्वाधिक ब्यूरिन भी प्राप्त हुए हैं। मुचतला चिता मनुगावी शिलाश्रव से सबसे ज्यादा यहीं से प्राप्त हुए। और इसी में आपको चित्रकला का प्रारंभ इसी युग में माना जाता।
इसी उच्च पुरापाषाण काल में भारत में चित्रकला का भी प्रचलन पाया जाता है। तो अब आपको उम्मीद है कि ये बेसिक जानकारी आप क्लियर हो गया। तो ये उच्च पुरापाषाण का माने ब्लेड आधारित संस्कृति, तक्षुणी आधारित संस्कृति का विकास होता है। तो ये ब्यूरिन सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, ब्यूरिन सर्वाधिक मात्रा में कहां से मिला है, तो इसी जगह आप क्लियर कर सकते हो। ये गिरमिट या तक्षुणी या ब्यूरिन सर्वाधिक कहां से मिला है, तो आंध्र प्रदेश के मुचतला चिंता मनुगावी शिलाश्रय, मुचतला लिखा है ना, मुचतला चिंता मनुगावी शिलाश्रय से प्राप्त, आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिले में है ना। तो ये इसकी सर्वाधिक प्राप्ति, सर्वाधिक प्राप्ति माने इस तक्षणी गिरमिट या ब्यूरिन का सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, मुचतला चिंता मनुगावी शिलाश्रय है, वहां से मिलता है ना। चित्रकला के साक्ष्य की बात करते हैं तो अभी मैं आपको आगे भी ले चलता हूं। इसके अलावा हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा लोहदा नाला क्षेत्र मिर्जापुर से मिली है। और इसके अलावा इसी युग में ध्यान रखना, महाराष्ट्र के पटड़े, चंदेशाल, रामनगर से शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले हैं, भीमबेटका से भी मिले। आइए पटने का स्थल है महाराष्ट्र में। पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। माने शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर, ऐसा ही चित्रकूट के पास भी साक्ष्य मिला था, लेकिन पुराना सबसे अगर देखा जाए तो ये आपको कहां से मिलेगा, है ना, ये पटने से पुराना मिला। इसके अलावा शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो खोजा गया प्राचीनतम से, खोजा गया प्राचीनतम साक्ष्य है चित्रकूट। बांदा जिला चित्रकूट के पास है, बांदा जिला यूपी, केन नदी। ये कब पाया गया था, ये 1860। खोजा गया प्राचीनतम साक्ष्य बांदा से है शुतुरमुर्ग के अंडे पर, लेकिन अगर उसकी कार्बन डेटिंग तिथि निकाली जाए तो प्राचीनतम ये पटड़े वाला माना जाता। ये बाद में पटड़े, महाराष्ट्र का पटड़े स्थल बाद में खोजा गया, लेकिन उसका कार्बन डेटिंग तिथि सबसे पुरानी है। तो सबसे पुराना अंडे के छिलके का जो साक्ष्य मिला है कार्बन डेटिंग के अनुसार वो पटने महाराष्ट्र से है, लेकिन खोजा गया सबसे पहला स्थल, है ना, खोजा गया सबसे पहला स्थल
अगर पूछा जाए या शुतुरमुर्ग का अंडा खोजा जाए चित्रकारी वाला, तो ये आपका बांदा जिले में मिला, खोजा गया। ठीक है भैया। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां तक जिसे भी दिक्कत हो बात कर लीजिए। और इस काल का जो प्रॉपर रेगुलर चित्रकला का साक्ष्य मिला है वो भीमबेटका से मिला। किसी को दिक्कत हो तो बताइए। और देखिए इसी युग में चूल्हे का भी साक्ष्य मिला, प्राचीनतम चूल्हे क्यों। इसी युग का मतलब उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें क्या करेंगे, इसी युग में प्राचीनतम चूल्हे के साथ साक्ष्य कहां से मिला, पढ़ा कभी, बिला सुरगम, सुरगाम, बिला सुरंगम भी, बिला सुरगाम भी, ये आंध्र प्रदेश कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, कुर्नूल आंध्र प्रदेश। प्राप्त हुआ है। तो प्राचीनतम चूल्हे का भी साक्ष्य इसी युग से खोजा गया है ना। यहीं से नरबल का भी साक्ष्य मिला। अब आइए, यूपी की जो बेलन नदी घाटी है, एक ऐसा स्थल है, निम्न पुरा पाषाणिक 44 स्थल मिले। बेलन नदी घाटी, ये टोन्स की सहायक नदी, टोन्स नदी की सहायक, ये मिर्जापुर माने प्रयागराज मिर्जापुर से होके बहती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस बेलन नदी घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां से यहां से पुरा पाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल, तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब आपसे पूछा जाए विशेषकर बेलन नदी घाटी की खास बात क्या है, यहीं से
सर्वप्रथम उच्च पुरा पाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगर जैसे मध्यपुरा पाषाणिक साक्ष्य कहां से मिला था? महाराष्ट्र के निवासा से पहला साक्ष्य जो खोजा गया, वैसे ही उच्च पुरा पाषाणिक पहला साक्ष्य बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है ना बेटा। और तो और यहां स्थित एक बाघोर जगह है, बाघोर सोन नदी घाटी है, ये मध्य प्रदेश में है, यूपी बॉर्डर पर है यार। ये थोड़ा कल के डेटा में चेंज कर लेना, कल हमने इसे लिखा दिया था यूपी में। तो एक स्थल है बाघोर, बाघोर ये एक्चुअल में कहाँ है? सिद्धि जिला एमपी में। नया जिला बना है सिद्धि जिला एमपी। तो कल ये मैं यूपी लिखा दिया था, करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। गोपद और सोन नदी के संगम पर यह स्थल कहाँ है? गोपद एवं सोन नदी, सोन नदी का संगम है इस स्थल बाघोर। बाघोर में दो चरण मिले हैं, एक पहला और एक दूसरा। बाघोर एक से पूजा स्थल और बाघोर दो मध्य पाषाणिक स्थल है स्तंभगढ़। ये बहुत मशहूर है बेटा। इसके दो चरण हैं। प्रथम माने जिसे बाघोर एक कहते हैं, ये कभी भी एग्जाम में आया था या आ सकता। प्रथम चरण से पूजा स्थल एवं बाघोर दो। प्रथम चरण इनका क्या है? उच्च पुरा पाषाण कालीन, उच्च पुरा पाषाण। बेटा घबराना नहीं, डाटा ज्यादा हो रहा तो अभी फिर समझाएंगे। उच्च पुरा पाषाण पहला स्थल, पहला चरण ये है। और बाघोर दो से स्तंभगर्त, स्तंभगर्त माने गड्ढा गाड़ने का, जहां से आवास मिला है। ये आपको वहां भी मिलता, कहां? कश्मीर में भी मिलता, लेकिन सबसे पुराना यही मिलता। तो ध्यान रखना, ये स्तंभगत बाघोर टू वाला मध्य पाषाणिक है, मध्य पाषाण काल का। तो मध्य पाषाण काल में ही स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलने लगे थे। बाकी जो वहां नवपाषाण कालीन स्थल है, स्तंभ गर्त के साक्ष्य हैं कहां पर? आपको कश्मीर घाटी में मिलेगा, ठीक है। गुफर कराल वगैरह से वो उसके प्राचीनतम साक्ष्य बाघोर डो से माने द्वितीय चरण से प्राप्त होता है ना। प्रथम चरण से इसके पूजा स्थल और द्वितीय चरण से स्तंभ गर्त के। ये वास्तव में एमपी में है। कल इसे हमने गलती से यूपी बॉर्डर लिखा दिया था सोन नदी के कारण। इसे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, इसे करेक्शन कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी बेलन नदी घाटी का कौन सा ऐसी नदी घाटी जहां से तीनों युग के साक्ष्य मिले हैं? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। और कहते हैं कि पूरा पाषाण काल के यहाँ से 44 स्थल मिले हैं। फिलहाल इतना ज्यादा सोचना नहीं है। बाकी सर्वप्रथम उच्च पुरा पाषाणिक साक्ष्य खोज की बात होगी बेलन हुआ। अब इसमें जिस भी बच्चे को यहां नहीं समझ में आएगा वो बात करें। मृत्युंजय सिंह जी स्वागत है आपका। मृत्युंजय सिंह राजपूत जी कैसे हैं आप, बताएं। किस पर्पज से मेरे साथ जुड़े हैं भैया? एक मृत्युंजय सिंह जी हमारे साथ चयनित भी थे, तो 2016 बैच के हैं मृत्युंजय सिंह जी, हमारे साथ चयनित भी थे और बड़ा छात्र आंदोलन किए थे। तो ये नाम देखकर मुझे याद आई, अरे मृत्युंजय जी यहाँ कहाँ आ गए। है ना बेटा? तो इसलिए हमें लगता है कि
नाम में समानता है, आप नहीं हो सकते वो, क्योंकि आप स्वयं चयनित हैं हमारे साथ ही। अब जिस भी भाई को, जिस भी बच्चे को, जहां भी कोई दिक्कत हो भाई बहन, है ना, जिस भी को प्रॉब्लम हो बात कर लीजिए। मैं एक बार रिवीजन पे चलने जा रहा हूं, जो बाद में भी जुड़े हैं उनके लिए भी बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, जो पहला पॉइंट्स आज मैंने शुरू किया, मध्यपुरा पाषाण काल, इसे बी.एन. मिश्र साहब ने नाम दिया था, जो राजस्थान के शैलाश्रयों को खोजे थे। इस चरण की सर्वप्रथम खोज निवासा में हुई, गोदावरी नदी घाटी में। एच.डी. संकालिया साहब ने खोजा, इसीलिए इसे निवासियन संस्कृति कहते हैं। इसमें फलक उपकरणों की अधिकता है, जिसे शल्य कल्चर कहते हैं, है ना। इसे पता नहीं मैंने शुरुआत में इन्हीं से मिला, तो इसीलिए इनको जीसी महापात्राल मध्य पाषाण युग कहा। फलक औजारों की अधिकता के कारण इसे संकालिया ने फलक संस्कृति कहा। तो ये कॉमन सी बात है। और मध्य पाषाण काल का प्रारूप स्थल निवास है, जैसे अभी आपने पढ़ा उच्च पुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल बेलन नदी घाटी है, वही प्रारंभिक स्थल है। वैसे ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति उसी को कहते हैं। इसे ही मुस्टीरियन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मुस्टीरियन कल्चर यूरोपीय कल्चर थी, तो ये वहां पर भी इसी प्रकार के फलक ब्लेड स्क्रैपर औजार मिले, तो इसीलिए उससे तुलना इसकी कर दी जाए। जैसे उच्च पुरा पाषाण काल की तुलना मैग्डोलियन संस्कृति से की गई, वैसे इसकी संस्कृति। सबसे पहले बी.एन. मिश्र साहब ने राजस्थान में लूणी नदी घाटी में इसके साक्ष्य खोजे थे। इसे लूणी उद्योग की भी संज्ञा दी है। इसके अलावा इसके साक्ष्य भीमबेटका से शुरुआत की चित्रकला दिखने लगती है। चकिया, सिंगरौली, सिंहभूम, पलामू आदि क्षेत्रों से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। मध्यपुरा पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख औजारों में फलक, बेधनी, बेधक, खुरचनी। बेधक एक बार बोरर नाम से आ गया था। बोरर सीधे लिख दिया, बोरर। बोरर औजार कैसे औजार होते, ये रियल में बेधक मध्यपुरा पाषाणिक औजार। तो कभी कभी इंग्लिश उच्चारण भी परेशान कर देता है। नहीं बेटा, बागोर तो अलग है। बागोर तो राजस्थान का पशुपालक केंद्र का स्थान है, अभी आपको मध्य पाषाणिक स्थल के रूप में मिलेगा। लेकिन बाघोर स्पेशली दो चीजों के लिए आपको जानना है। पहला, प्राचीनतम पूजा स्थल, और दूसरा, यहीं से प्राचीनतम आपको मानव के निवास माने मानव झोपड़ी आवास के साक्ष्य मिले, जिसे कहते हो स्तंभगढ़। और जबकि बागोर चलेंगे तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्यों में मिलेगा, वो अलग चीज है बेटा। तो मृत्युंजय सिंह जी जरा आप कमेंट्स करिए भैया। मृत्युंजय जी, आप किसकी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, ध्यान रखिए। ये जो औजार थे फलक, बेधनी, वेदक, खुरचनी, यह क्वार्टजाइट से नहीं बने थे, बल्कि उनके स्थान पर चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट उपकरणों का प्रयोग हुआ। जबकि क्वार्टजाइट पत्थर पूर्व पुरा पाषाण काल के थे, है ना बेटा। आगे देखिए, अब उच्च पुरा पाषाण काल आगे 40,000 से 10,000 तक। इसमें सबसे ज्यादा फलक थे और ब्यूरिन था, तो इसीलिए इसको फलक ब्यूरिन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ब्लेड संस्कृति, क्योंकि पतले पतले पत्थरों पर थे, छोटे छोटे, इसीलिए इसको चाकू संस्कृति भी कहा गया। इस दक्षिणी का सर्वाधिक ब्यूरिन का मुचतल्ला, चिंता, मनुगावी शिलाश्रय आंध्र प्रदेश से मिला, तो ये इसका मॉडल स्थल हो गया, है ना। यूरोप की मैग्डेलियन संस्कृति में भी इसी प्रकार के फलक उपकरण मिले, तो इसकी तुलना मैग्डेलियन कल्चर से हो गई। इसकी प्रमुख विशेषता चित्रकला का प्रारंभ, नए चकमक उद्योगों की स्थापना, बने पतले पतले उपकरण, प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस का उदय, हड्डी के औजार और उपकरण इसी कुरनूल मुचतल्ला से मिला। हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा लोहदा नाला क्षेत्र मिर्जापुर बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुआ, है ना। आगे देखिए बेटा, महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये इसका कार्बन डेटिंग आधार पर सबसे पुराना कार्बन डेटिंग है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया प्राचीनतम बांदा केन नदी किनारे। लेकिन उसका जब किया गया एनालिसिस,
डेट, कार्बनिक डेट निकाली गई, तो इसका जो छिलका मिला चित्रों वाला शुतुरमुर्ग का, वो बाद की अवस्था का था। खोजा भले पहले गया था, लेकिन जबकि इसकी अवस्था सबसे प्राचीन। ठीक है भैया। बाकी सबसे पुराना चूल्हा मिला सरंगम से या सुरगाम से मिला, जो कुर्नूलाग्रह, इसी युग का। यही नरबल भी प्राप्त में हुई, माने उच्च पुरा पाषाण काल, चित्रकला और साझा चूल्हा या चूल्हे का भी साक्ष्य। इसके अलावा देखिए, बेलन नदी घाटी एक ऐसा स्थल है जो प्रयागराज मिर्जापुर जिले में फैला है, जहां से तीनों अवस्थाएं मिलती हैं, पुरापाषाण, मध्यकाल और नवपाषाण। इसके अलावा यही बेलन नदी घाटी से ही सबसे पहला उच्च पुरापाषाणिक उत्खनन कार्य हुआ था, है ना। अब आइए, बाघोर एक बड़ा प्रसिद्ध स्थल है ना, बाघोर, जहां से उच्च पुरापाषाणिक पूजा स्थल साक्ष्य मिला है, इसके पहले चरण से। और दूसरे चरण जो मध्य पाषाण काल कहा जाता है, स्तंभगर्त आवास के। तो इसमें पूछ लेगा कि स्तंभगर्त के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, तो उसमें लिख देगा ऑप्शन में, एक तो आपका कश्मीर वाला लिख देगा, ठीक है, जो नौपाषाणी का स्थल है, ठीक है। क्या नाम है उसका, कश्मीर वाले का? अरे भाई, कुत्ते दफनाने का साक्ष्य जहां से मिला है यार, वहां स्तंभगर्त वगैरह में मिले, टंग पे नाम नहीं आ रहा, दो स्थल है ना। ओफो, चलो अभी बताएंगे, लेकिन उसमें वो भी देगा और बाघोर एक दे देगा, बाघोर दो दे देगा। आपको बाघोर दो बताना। लखनिया दरी, हाँ, बुरजाहोम, बुरजाहोम और एक और है गुफरकरा। वेरी नाइस राजू सिंह जी और आस्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका याद दिलाने के लिए। चित्रकला का खोजा गया साक्ष्य बेटा, जो लखनिया दरी है, चित्रकला का प्राचीनतम खोजा गया साक्ष्य। लेकिन कार्बन डेटिंग से ये पुराने युग है जहां से चित्रकला की शुरुआत, गुफा कलाओं के साक्ष्य। हाँ हाँ, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में सभी को आया? मृत्युंजय सिंह जी ने कमेंट्स नहीं किया, जरा कमेंट्स करिए भैया। चले भी गए बेचारे, लग रहा नेटवर्क उनका मिस हो गया। ठीक बेटा, तो कैसा रहा सेशन, कितना सीखा, कुछ नया सीखा? अजीत जी, अजीत सिंह, बिल्कुल गुफकराल था बेटा, गुफराल नहीं, गुफकराल, गुफकराल और बुरजहोम, याद आ गया मुझे, टंग पे मेरे नहीं आ रहा था नाम, अभी आगे मिलेगा आपको नवपाषाण काल। तो अब इस कल्चर के एक पड़ाव खत्म हुआ, इट मींस पूरा पाषाण काल आपका खत्म। अब उसमें पूर्वपुरा, मध्यपुरा, माने पूर्व या निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्च पुरा पाषाण काल का यह पड़ाव खत्म हुआ। अब अगली कड़ी मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, उसके द्वारा है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? गुफराल नहीं बेटा, गुफकराल। चलिए बताइए, बताइए कोई बेटा, किसी को भी कोई समस्या? राजेश पाल जी भैया, आज सही हो गया आपका, आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप शुरू में कह रहे थे सर बिल्कुल नहीं समझ में आया था, उम्मीद है कि अब जरूर समझ में आ गया होगा यार। कैसे रहे तथ्य आज? और दूसरी सबसे बड़ी चीज, कल 15 अगस्त मनाना है आप सभी को, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से, है ना। तो कल सभी एंजॉय करेंगे, कल प्रेशर में नहीं रहना है, न पढ़ना है ना, कल सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना है। पढ़ाई का काम हम लोग फिर देखेंगे आगे, अगर कोचिंग से सपोर्ट मिला तो परसों क्लास लिया जाए, कल तो आजादी मनाए, कल तो एंजॉय करिए। और बाकी क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर वाले एक बार दोहरा लीजिए, इस दौरान आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दोहरा लीजिए, कर लीजिए। तब तक इन दिनों में हम जो है एक आध पेपर भी तैयार कराएंगे अब हम इधर, ये पाषाण काल वगैरह के, जिससे आप सभी को बेहतर मिल सके। कल क्लास एंजॉय करिए अमिता जी, बिल्कुल कल एंजॉय करिए। अरे देश की आजादी का दिवस है, 200 साल के संघर्ष के बाद
जानकारी मिली थी। तो जरा वो लोग भी कमेंट कर दें जो आज पहले दिन क्लास में थे, जैसे अजीत यादव जी थे, अजीत सिंह जी थे और मृत्युंजय सिंह जी थे। मृत्युंजय सिंह का तो लग रहा है कि चला गया है नेटवर्क। और बाकी आप सभी तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप सभी एक बार कमेंट करें तो कितना सीखा। ठीक है दोस्त, तो पिछला ईयर का भी रिवीजन करें तो कल एंजॉय। नई चीजें मिल रही है ना। कौन सबसे बड़ी चीज, यहां खिचड़ी बनी होती है, क्लियर ही नहीं होता किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप आराम से लिख भी लेंगे। अगर आप उसको कहा जाए कि भैया आप इसे लिख के दिखाइए तो लिख लेंगे आप लोग, या भी नहीं लिख पाए। राजू सिंह जी ने लिखा बहुत डीपली, थैंक यू। अजीत सिंह ने बड़ा छोटा कमेंट दिया यार, ठीक। अजीत सिंह जी बड़ा छोटा कमेंट दिया यार, इस बड़ी में चिंता हो गई भैया। लग रहा अजीत सिंह जी को क्लास बड़ी हल्की लगी। कोई बात नहीं, फीलिंग आपकी स्वागत ही होगी। क्या जी सर बेटा, अजीत जी क्या, चलिए अच्छी बात है। चलिए चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ी फीलिंग से पता चलती है कि आपने क्या फील किया, क्या महसूस किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो एक बार पुनः सभी को आजादी का दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। और इतिहास के स्टूडेंट हैं इसलिए अधिकतम इसके बारे में समर्पण की आवश्यकता महसूस करने की। धन्यवाद।